फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बस 11 होके ही चुका है और मैं नहा धो ली, मेरी पूजा हो गई, मेरा नाश्ता हो गया। नाश्ता खाना सब लंच ब्रंच एक ही। अब मेरा मन करेगा तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी, अदरवाइज़ शाम को चाय। सुबह का बनता है और शाम की चिंता हो जाती है कि क्या बनाएं क्या खाएं। देखेंगे, शाम की चिंता शाम को करेंगे। आज सैटरडे है तो कुछ बढ़िया सा अच्छा सा। और अभी मैंने अपना चेहरा देखा तो मुझे क्रीम याद आ गई। तो नाइट है तो मुझे क्रीम याद आ गई, तो मैं सोच रही हूँ कि मल लूँ चेहरे पे। जब याद आ गई तो फ़ोन को मैंने ऐसे रखा है, स्वेटर पहन रखा है, नाइटी ही पहनती हूँ मैं तो, मैक्सी पहनती हूँ, मेरे को रिलीफ मिलता है उसमें। तो फ्रेंड्स, क्रीम मल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज ये मैं दूसरी या तीसरी बार मल रही हूँ। कहीं बाहर जाती हूँ तो लगा ही लेती हूँ, घर पे मेरे को याद नहीं रहता। तो अभी आज याद आ गया है तो आज हम घसड़ ही लेते हैं। जिस दिन याद आती है ना, अच्छे से पोत लेती हूँ। इसलिए पोत लेती हूँ कि फिर कभी याद आए ना आए, लगाऊँ ना लगाऊँ। तो जिस दिन याद आती है उसी दिन पोता पाती अच्छे से कर लेती हूँ। ऐसी मैं रोज़ एक रेवोल्यूशन लेती हूँ कि मैं सुबह तो नहीं उठ सकती, मगर शाम को मैं योगा करूँगी। मगर मैं हर रोज़ भूल जाती हूँ, हर रोज़ भूल जाती हूँ। मुझे कभी योगा सोगा करना याद नहीं रहता। मैं सोचती हूँ योगा करूँगी करूँगी रोज़। भाई देखो, पतले वतले होना तो मेरा मकसद नहीं है, जैसी हूँ ठीक हूँ। मेरा मकसद है फिट एंड फाइन होना, अपने बच्चों की खुशी के लिए। मेरे बच्चे देख के खुश हुए कि हाँ, मम्मी पापा दोनों फाइन है। तो इनकी खुशी के लिए फाइन, अपनी खुशी के लिए लव, कहते हैं लव योर सेल्फ। एक ही चीज़ बोलो कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो उससे भी बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में। और मैंने अफर्मेशन से सच में बहुत कुछ बदला है अपनी लाइफ में। बहुत, इन 2-3 मतलब कोरोना के पहले से ही मैंने कई बार बताया, मेरा हाथ टूटा था, मैं तब से ही ज़िंदगी अलट पलट सी हो गई थी। बहुत दर्द सहा, हाथ उठता नहीं था। 7-8 महीने तक फिजियोथेरेपी की, तो बहुत दर्द सहा। रोज़ आना यशोदा हॉस्पिटल में की, दिलशाद गार्डन में की, तो वही रोज़ आना मेरे लिए बहुत टफ था। बट क्या है, किया। फिर करोना आ गया। करोना में कई लोगों को फर्स्ट करोना में जाते देखा, खुद को भी करोना हुआ, जाते जाते बची। और मतलब बाल नहीं भाई मैंने, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं जाते जाते बची। और क्या कहते हैं, देखिए क्रीम भी पोतने नहीं आती ढंग से, है ना। तुम मतलब उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, फिर कभी बताऊंगी। तो ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे लाने के लिए मेरे बेटे ने मुझे, उसके पास 12th में साइकोलॉजी थी, 11th-12th में, तो उसने मेरे को बोला, मम्मी आप अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोला करो। जब जब सुबह आपकी आँख खुले, तब जब आप फ्री बैठी हो तब, कि मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पॉजिटिव पॉजिटिव रहूँगी, मैं नहीं सोचूंगी, मतलब मैं नहीं सोच रही हूँ, सब प्रेजेंट टेंस में। तो वो छोटी छोटी अफर्मेशंस पहले बोलनी नहीं आती थी, 1-2 बोली, 3-4 बोली, फिर वीडियोस देखी तो अब तो काफ़ी अफर्मेशंस मैं बोल लेती हूँ। और अफर्मेशन का ही नतीजा है कि सारे दुख सह करके, और बहुत बड़े बड़े दुख, बहुत ही बड़े बड़े दुख झेले। तू रख दे, कमरे में आ जाएगा, बाथरूम में होगा।
उसी के रूम में रख दे, लाइट जला दे। तो साहब, मतलब मेरे छोटे साहब, बेटा मेरा नाश्ता करेगा आज पनीर के पराठों का। बस उसका यही भोजन है, पनीर के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे। कोई दाल नहीं खाता, कोई सब्जी नहीं खाता, ऐसे ही जीता है बस बाहर के खाने पे और इन पराठों पे। बचपन से भिंडी की सब्जी खा लेता था, अब वो भी नहीं खाता। राजमा छोले वोले खा लेता है तो हम कम बनाते हैं। एक जने के लिए क्या बनाऊँ, जितना बनाती हूँ उतना वेस्ट जाता है। मैं तो बिल्कुल लाइक नहीं करती। कभी कदार 2 चम्मच 3 चम्मच। अब ये कोई मेरे से उम्मीद करे कि मैं राजमा चावल की डाइट पे रहूँ तो मैं नहीं रह सकती। मैं तो इवन रोटी ही नहीं खाती, पता नहीं, मुझे खुद ही याद नहीं। हाँ, परसों तरसों पनीर बनाया था तो एक छोटी सी रोटी खाई थी। उसके बाद आज एक मूली का पराठा खाया है। और बस आज क्रीम व्रीम लगा के मैं तैयार हूँ। ये सर्दियों में थोड़ा मुंह खिंचाव रहता है ना, याद भी करती हूँ कि चलो लगाती हूँ क्रीम, पर फिर भूल जाती हूँ। तो आप लोग मुझे देख देख के आई थिंक बोर हो जाएंगे। एक आजकल मैं वो देख रही हूँ न्यू ईयर, तो आज एक मैंने देखी, एक आई बुढ़िया लल्ला करती हुई। मुन्ना जाने लल्ला क्या बोला था, तो उसकी वाइफ कहती है अच्छा अम्मा आ गई हो। अभी उठाती हूँ, अपने पति को उठाती है, कहती है मुन्ना हम सुन रही हैं कि नई साल आ रही है, तो कहाँ तैयारी कर रहे हो। तो वाइफ बीच में बोलती है समोसा मंगा लेंगे आएगी तो। 3-4 चीज़ें जो तब नीचे से पत्थर उठाता है, अपना सिर ठोकता है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, आई लाइक दिस वीडियो। कोई कोई वीडियो इतना हंसा देती है ना, अच्छा लगता है। अब कोई कोई लोग इतने रद्दी उम्र दराज हो गए, मतलब उठ पटांग कपड़े पहन करके वीडियो बनाना शोभा नहीं देता, फिर भी लोग पता नहीं क्यों बनाते हैं। मुझे भी लगता है मैंने भी 2-1 डांस की वीडियो गलत बना दी है। मैं किसी दिन डिलीट करूँगी बैठ के, मतलब अब मेरा इंस्टाग्राम पे मन नहीं, तो मैं यहीं पे आप लोगों के साथ में बात करती हूँ। बात ही करना कह दिए, अभी तो घर में कोई है नहीं ऐसा, मैं किससे मिलवाऊँ। बेटे से मैंने एक आधी बार आपको मिलवाया ही है। रोज़ रोज़ वो आना भी पसंद नहीं करता, करेगा नई नई चीज़ें लाएगा, बहुत हंसाता है, इतना हंसाता है कि हम अपने, ये जो हमारा थोड़ा गद्दा वैसा है दबने वाला, तो हम इस पे से गिर पड़ते हैं। मैं और मेरी बेटी कई बार हंसते हंसते इस पे से नीचे गिर जाते हैं। थोड़ा सा भी उछलेंगे तो उछल के सीधे नीचे। कई कई बार हम गिर चुके गद्दे पे से, उसके हंसाने से बहुत हंसाता है। अभी अभी हंसा के गया, पर वो मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं। एक मैंने वीडियो देखी थी किसी की, अभी मेरी फ्रेंड की बेटी की है, कह रही है अपनी टट्टी तो सभी देखते हैं। कहाँ किसी ने तो वो बनाया होगा ना जिसमें लोग वीडियो बनाते हैं, तो रियली तो वो सुनने में अटपटा सा था, मगर अच्छा था। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने कुछ अभी किया, तो मैंने कहा वो अपना तो सबको अच्छा लगता है, दूसरे का तो आपने मुझे दूसरा बना दिया। मैंने कहा और क्या, अपनी चीज वो ऐसी चीज है जो स्वतः की स्वतः ही भाती है, दूसरों की नहीं भाती। तो दूसरों की वजह तो बदबू ही आती है, और अपनी इंसान सूंघ के। तो ऐसी अभी अभी भी कुछ ऐसा बोल के गया है, चलो मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, आपने मुझे पराया कर दिया। मैंने कहा जा अपने कमरे में, पराया कर दिया। तो अभी अनीता है, उसे छक्के खिला पिला के जाएगी। उसके बाद राम जाने क्या करेगा। अभी तो पेपर चल रहा है, तो कुछ शायद कल के पेपर की तैयारी करेगा, कल नहीं परसों के पेपर की तैयारी करेगा, फिर सो आ जाएगा। और मेरा सब काम निमट चुका है, मैं अब फ्री बैठी हूँ, पता नहीं कब तक फ्री बैठूँगी। आज तो मैंने सुबह सुबह बहुत सारे गर्म कपड़े वपड़े इनके अपने, मैं भी जब वहाँ गई थी ना प्रतापगढ़ फार्म हाउस, तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन के देखे थे, ये नहीं ये नहीं ये, तो वो पैंट और टी शर्ट वगैरह सब देखनी थी कहाँ रखी हुई है, मैं ठीक से रखूँ, फिर कहीं जाऊँ आऊँ तो मुझे तुरंत मिल जाए, तो वो मैंने उठा के संभाल के रखी हैं। एक मेरा मैंने बताया था 1-2 मेरे सूट मिसिंग हो रहा है, तो एक तो मिल गया, एक कुर्ता और मिसिंग हो रहा है।
कुर्ता और ढूंढूंगी तो मेरे गर्म कपड़े पूरे मिल जाएंगे। इस साल मेरे पास है नहीं, गर्म कपड़े बहुत कम है। देखूंगी ऑफ सीजन में शॉपिंग करके रखूंगी। बस एक ही गर्म इस बार लाई थी, वो मैं श्रग लाई थी, तो मैं जब खाटू जाऊंगी तो पहन के जाऊंगी वो श्रग। साड़ी पहन के जाऊंगी, खाटू श्रग पहन के जाऊंगी वो वाला। अपनी कार से जाऊंगी तो साड़ी पहन के जाऊंगी, बिल्कुल सूट पहन के नहीं जाऊंगी, पीले रंग की साड़ी पहन के जाऊंगी मस्त एकदम। चाहती थी कि मैं बाबा के दरबार में साड़ी पहन के जाऊं, जो एक शालीनता भरा वस्त्र है। और आई लव साड़ीज़, मुझे साड़ी कैरी करना बहुत 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 पसंद है। पर अब ज़माना ऐसा आ गया ना कि घर में सब सूट ही पहनते हैं। अब मैं तो बिल्कुल कोरोना के बाद से, ये मेरा हाथ टूट गया था जब से, तो मैं बिल्कुल एकदम बहुत कंफर्टेबल वस्त्रों पे आ गई। वो सब बर्दाश्त नहीं होते मेरे से, कुछ मेरे यहाँ दर्द होने लग जाता है। ये देखिए, ये पतली किनारी के स्वेटर मुझे भाते हैं, इससे टाइट किनारी होगी ना मैं ऐसे झुक जाऊंगी और मेरे पूरे कंधों में दर्द होने लग जाता है। मतलब 2 दिन वो स्वेटर पहने थे तो मेरे, मोटा स्वेटर पहना था तो मेरे बहुत दर्द था। आज आई एम फीलिंग मच बेटर, इतना दर्द नहीं हो रहा। उसको पहनने से अजीब से दर्द होने लग जाता है, मतलब नहीं पहन सकती मैं। तो मैं इसे हल्के हल्के स्वेटर घर पे पहनती हूँ। वार्म है ये, बहुत पतले हैं पर गर्म है। तो 3-4 हैं, मैं उन्हीं को पहनती हूँ। और मैक्सी कैरी कर लेती हूँ, कभी कभी सूट भी कैरी कर लेती हूँ तो मेरा मन करता है। तो मगर कंफर्टेबल, क्योंकि हाथों से परेशान हूँ। ये फ्रोज़न हो गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, मरने के बराबर दर्द होता था। और ये तो टूटा हुआ है ही, तो अभी उठाने में मुझे तकलीफ ऐसे पूरा होता है। अगर जो मैं, दर्द तो होता है, कम होता है सर्दियों में थोड़ा बहुत, गर्मियों में नहीं होता इतना। 3 प्लेट्स डाली हुई हैं और कम से कम आए होंगे 27 टाके एक जगह थे, 8-10-13 टाके एक जगह थे और 6 टाके एक जगह थे। तो जब मेरे को डॉक्टर साहब टाके खोल रहे थे ना, मुझे उससे पहले यही मालूम था कि मुझे 6-7 टाके आए हैं, पट्टी थी। जब खोलने लग गए तो मेरा यशोदा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ के एचओडी मेरे फ्रेंड हैं, डॉक्टर वीके शर्मा। तो वो थे रूम में और मेरी बेटी थी। तो जैसे ही उन्होंने, उसने कंपाउंडर ने पट्टी खोली तो मैंने ऐसे करके देखा तो बहुत सारे टाँके। मैंने कहा अरे ये तो इतने सारे टाँके हैं, मुझे तो बताए। मैं डर गई बहुत ज़्यादा है। फिर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर आए, कहते हैं कि कुछ नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और रियली उन्होंने बातों में लगा दिया। बहुत बतूनी डॉक्टर थे, जैसी मैं वैसी वो थे। तो मुझे बातों में लगा दिया और कब मेरे टाँके कट कर दिए मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर अखिलेश, जो भी नाम था, अच्छे उम्र दराज डॉक्टर थे और बहुत बतूनी, बहुत। एक बार मैं ऐसे करके वो उठा के ले गई थैला इसी हाथ से, मतलब उसमें सिर्फ एक्सरे और एक आधा कागज़ था। तो कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा उन्होंने मजाक में बोला, मतलब मुझे वो कागज़ उठाने नहीं थे इस हाथ से। जब भी मेरा ऑपरेशन हुए मेरे ख्याल से 10 दिन हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उठाए, मतलब पता नहीं उन्होंने कैसे बोला था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसी हाथ से कोशिश करूँगी। तो कहते हैं नहीं, इसे नीचे रख दो। किसने बोला था इस हाथ से उठाने के लिए? मैंने कहा अच्छा। तो मुझे समझ में आया। बहुत बातें करते थे, कैसे टाइम पास करती हो। मैंने कहा पुरानी पिक्चरें देखती हूँ फ़ोन पे। तो पास ही में वेव हॉल था, उस पर उस समय पता नहीं कौन सी बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई थी। कह रहे जाओ वो देखिए आओ, आज यहाँ से जाना, सीधे टिकट लेके बैठ जाना। अच्छी पिक्चर थी, कोई नाम तो मुझे भी याद नहीं, पर जो भी थी अच्छी थी, कोई बहुत अच्छा सा नाम था, हिस्टोरिकल कुछ ऐसी मूवी थी। 2018 की बात है ये। कई महीनों तक मैंने उन्हें दिखाया। फिजियोथेरेपी जब कराती थी तो जो डॉक्टर मेरी फिजियोथेरेपी करती थी, अब तो मैं थोड़े थोड़े नाम भूल रही हूँ। एक तो घर पे कराने आते थे, 1 महीने तक उन्होंने कराया, देखो मैं उनका भी नाम भूल रही हूँ।
और जैन थे वो। और एक वहाँ पे कराती थी डॉक्टर, वो भी बहुत अच्छी थी। एक तो बहुत दर्द करती थी भाई, और स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा, ओए होए, कहती थी आपको दर्द होगा तभी आप ठीक होगे। बस रिलीफ मिलता था जब वो पट्टे से लगाते थे ना गरम, और जब भी शांति आती थी दर्द में। वो लगाने के 20 मिनट बाद जो एक्सरसाइज कराते थे ना, हाथ ही तोड़ देते थे बाई गॉड। दर्द से मैं तो कई बार डॉक्टर साहब का ना शर्ट पकड़ लेती थी बहुत ज़ोर से, कहते थे मेरे वो बटन टूट जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को इतना दर्द मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फिजियोथेरेपी हो, तौबा, मतलब लिटरली चक्कर आ जाते थे दर्द के मारे। फिर थोड़ा देर बिठाते थे, पानी पी लो थोड़ा नॉर्मल हो। डॉक्टर अपर्णा, उन्होंने भी उन्होंने भी मेरी फिजियोथेरेपी की। छोटे को ही बोल देना खाना खा करके बंद कर लेगा, याद से बोल देना कल खुला हुआ था। तो डॉक्टर अपर्णा ने मेरी फिजियोथेरेपी की थी। जब करती थी तो मुझे चक्कर आ जाते थे। और अयप्पा मंदिर दिलशाद गार्डन में बहुत अच्छी डॉक्टर है वो भी, उन्होंने भी मेरी कई महीनों फिजियोथेरेपी की। उसके बाद कोरोना आ गया तो खुद ही बंद हो गई थी। उसके बाद मेरा जब फ्रोजन शोल्डर हुआ तो थोड़ा डॉक्टर साहब मेरी मदद करती थी, एक्सरसाइज मुझे बताई थी, ये करो ये करो, तो मैं करती थी सुबह उठ करके। अभी भी कई बार मुझे करनी पड़ जाती हैं। जब मैं घर पे भी 3 टाइम, वहाँ मैंने जीटीवी में भी की एक्सरसाइज। मैंने बहुत पापड़ बेले उस साल, मतलब अगर कोरोना नहीं आता ना तो मैं वो साल 1.5 साल पापड़ और आगे बेलती, इतना मेरे हाथ उठता ही नहीं था। जीटी बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि कभी भी आपका हाथ पूरा सही नहीं होगा, 70 to 80, 80 to 90 कहीं ना कहीं रह जाएगा। और एज इट इज़ मेरे साथ है कि मेरा पूरा हाथ नहीं उठता, टेढ़ा मेढ़ा सा उठता है। जैसे ये हाथ ऐसे उठ रहा है तो ये हाथ देखिए कैसे उठता है, इसको मैं बहुत जोर लगा के ऐसे उठाती हूँ, और जब उठाती हूँ तो मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा, अच्छा जैसे ये वाला हाथ उठा के कर लूँगी ना तो सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। और एक हाथ ये मेरा ऐसे बहुत मुश्किल से होता है, मुझे बहुत जान आत्मा लगानी पड़ती है और दर्द सहना पड़ता है। सालों से ये दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। तो गिरी थी बस ऐसी हंसती हंसती, उस दिन मैं इतना हंसी थी, इतना हंसी थी, इतना हंसी थी। 20 दिसंबर की ये बात है, इतना हंस रही थी। एक वो गोला बना रही थी, और गोला बनाते बनाते जाने मेरे को बोली तू बना दे एक लच्छी। मैंने कहा है मैं नहीं करती ऐसे काम, मुझे पसंद नहीं है इस तरह के काम। कह रही है कुछ और, ऐसे मजाक में बोली, और बस उसका गोला पानी में नाली में गया और मैं इधर गिरी। और गिरी उसके बाद तो हाथ ऐसा भारी हो गया, लटक, मतलब लटका तो क्या मुझे कुछ याद नहीं, बस लोग अपनी मम्मी को याद करते हैं और मैं अपने हस्बैंड को, पापा को बुला, पापा को बुला, पापा को बुला, पापा को बुला। फिर एक हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे ऑपरेशन बताया। फिर मेरे सामने जो रहते थे उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी ऑपरेशन नहीं कराना, और डॉक्टर मतलब सरकारी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो अगले दिन फिर उन्होंने मुझे जर्नल में दिखाया, उन्होंने भी यही बोला कि इनको शुगर है, और इस गिरने की वजह से शुगर और ज़्यादा हाई हो गई है, तो फिर पस पड़ जाएगा हाथ में, तो फिर आप केस नहीं संभाल पाएंगे। तो जीटीवी में तो 4-5 दिन की डेट दी थी कि 5 दिन बाद हम कर सकते हैं, इससे पहले डेट नहीं है। तो फिर मैं जा रही थी, जाते जाते मैंने अभी जिन एचओडी डॉक्टर का नाम लिया तो मुझे उनका ये ख्याल आया। मैंने उनको एक्सरे भेजा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मैं गिर गई हूँ, ये मेरे एक्सरे हैं और मैं मैक्स जा रही हूँ। तो उन्होंने तुरंत मैसेज किया कि नो यू कम हेयर इन यशोदा, और मुझे यशोदा हॉस्पिटल में उन्होंने, बस ऐसे था ये सामने मैक्स और ये यशोदा के लिए, तो मैं इधर मुड़ गए हम गाड़ी से। मेरी फ्रेंड बाला साथ में थी, बुल्लू साथ में थी मेरी बिटिया, और मैं थे, और ये थी छोटे के मेरे पेपर चल रहे थे, वो पेपर देने गया था। और यशोदा में गई, डॉक्टर साहब पूरे टाइम खड़े रहे, मेरी नसें नहीं मिल रही थी उस दिन दोनों हाथ की, घंटों में मेरी नसें मिली। फिर मुझे ड्रिप व्रिप जो भी लगाई होगी, मुझे इतना याद नहीं, दर्द तकलीफ़ इतनी सही थी। पहले दिन शाम से उल्टियाँ लग गई, बुरा हाल हो गया। पूरी रात मैंने कैसे काटी और मेरे परिवार ने कैसे काटी, मग्गे में उल्टी कर करके बहुत बहुत बुरा समय वो मेरे लिए। कट जाता है ना फिर हमें उस चीज़ की याद कम आती है, बट जब आती है ना, तौबा।
किसी को भगवान ऐसे दर्द भरा दिन ना दिखाए। फिर मैं कहाँ गई, हाँ, फिर मेरे को डॉक्टर साहब ने देखा शाम को और उन लोगों को बताया कि ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट डे सुबह मेरा 8:30 बजे फर्स्ट मेरा ही ऑपरेशन था। और बस मुझे ऑपरेशन टेबल पे लिटाया, मेरी बहन भी आ गई थी सुबह सुबह ही, और मुझे ऑपरेशन टेबल पे लिटाया और देख रही थी मैं, सब इधर उधर घूम रहे थे, तैयारी कर रहे थे ऑपरेशन की। और जैसे वो डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर आपका डॉक्टर अखिलेश या क्या नाम था उनका, मैं भूल रही हूँ, अखिल, हाँ, मैं आपका डॉक्टर अखिल, इतना बोला था। और मैं तो इंजेक्शन लगाया था उन्होंने बेहोशी का, और जो लगा रहे थे और डॉक्टर साहब ऐसे मेरे मतलब मुंह पे ही खड़े थे और बोल रहे थे मैं आपका डॉक्टर अखिल, इतना बोलते ही और मैं तो बेहोश हो गई। और मेरी बहन बताती है कि थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था तेरा ऑपरेशन करते करते, तो ऑपरेशन बहुत देर में हुआ, 3.5-4 घंटे में ऑपरेशन हुआ, और फिर उसके बाद तेरे को कुछ घंटे आईसीयू में रखा। काफ़ी देर बाद हमसे मिला, बाहर पागल हो गए थे सोच सोच के कि हुआ क्या है उसको ऐसा। थोड़ा डॉक्टर से ऐसे कह दिया था कि ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हम उनको आईसीयू में रखेंगे। फिर शाम के समय मुझे थोड़ा सा होश आया था, 7-7:30 बजे करीब, तो मैं उसमें थी वार्ड में। और शाम से ही फिजियोथेरेपी शुरू हो गई थी, कुछ उंगली हिलाना, अगले दिन पेंसिल से कुछ करवाया था, याद नहीं मुझे अच्छी तरह। और 5वें दिन मुझे छुट्टी मिली थी। मेरी बहन मेरे पास रही थी, रात को ये आ जाते थे और दिन में सारे दिन मेरी बहन रहती थी। बच्चों के मेरे पेपर चल रहे थे, तो दोनों बच्चे पेपर दे रहे थे। मेरी मम्मी थी, आ गई थी मम्मी, अगले दिन सुबह ही आ गई थी मम्मी तो। और बड़े ख़राब पल थे, बहुत ख़राब पल, मतलब है, याद कर रही हूँ तो सरसराहट हो रही है एक अजीब सी। कैसे गुजारे, कैसे उसके बाद फिर कोरोना में बहुत सारे लोगों को फर्स्ट कोरोना में ही जाते देखा, बहुत यंग यंग बच्चों को जाते देखा। दिल दर्द से तड़प रहा था कि खुद तड़पन में आ गई। फर्स्ट कोरोना में कोरोना हो गया, और इतना भयंकर इतना भयंकर इतना भयंकर, वो तो शुक्र समझो कि मेरे परिवार को किसी को कोरोना नहीं हुआ, सिर्फ मुझे ही होकर के रह गया। और जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, कुछ देर नीचे उस पर लेटी रही, बहुत सारे बेड थे, अकेली मैं ही थी वहाँ और कोई नहीं था जब। और उस बेड 2-1 जने और थे, दूर दूर थे सब, लेटी रही मैं उस बेड पे। फिर मेरा नंबर आया ऊपर, तो ऊपर ये तो गए नहीं थे साथ में, मैं ही थी अकेली, और मैं बैठ गई कॉरिडोर में ही, खड़े नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। तो एक डॉक्टर आए, बोले बैठो मत, आपको मैं बेड पे लिटाता हूँ। उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया। इस मेरे यूट्यूब पे है वीडियो, मैंने कोरोना में ही ये चैनल बनाया था। और और जैसी मैंने बेड पे मुझे लिटा गई, नर्स मुझे वो इनहेलर और वो दवाई दे गई खांसी की, कि आप खांसी उठे तो ये ले लेना दवाई हर 2 घंटे बाद, और इसको ब्रेथ कर लेना, मुझे सिखा गई। और मैं उसके बाद में जब मुझे धसका सा उठता था वो ब्रेथ करती थी। और जब मैंने फ़ोन खोला तो फ़ोन में देखा प्लाज्मा के लिए कि रिक्वायरमेंट स्टेटस पे बच्चों ने डाल रखा है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये प्लाज्मा प्लाज्मा क्यों गा रखा है? कह रहे मम्मी फॉर सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत पड़ जाए तो। बट डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि प्लाज्मा चाहिए, और प्लाज्मा से ही इनकी जान बच सकती है। फिर मेरे जेठ जो सेकंड कोरोना में चले गए, उनकी फ्रेंड का बेटा
डेस्टिनी कैसे मिलाती है मैं आपको बताऊं। मेरी बेटी दुबई में है और जिसने मुझे प्लाज्मा दिया था वो भी वहीं दुबई में है। नाम अनस, यंग गाय। 2 दिन मुझे प्लाज्मा देने के लिए आया। मैंने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देख रखी। मैं इनको बोलती रहती हूँ प्लीज़ मुझे शक्ल तो दिखा दो उसकी, कभी घर पे बुलाओ, क्योंकि बीच में हमारा इंटरेक्शन नहीं था। मगर इनका होता होगा, मगर मुझे नहीं पता था। मगर बिटिया दुबई गई तो वो भी उससे मिली और मैं कहती रहती हूँ कि प्लीज़ अनस। अभी आया था वो, हमारा सामान भी लेकर के आया था दुबई से। कुछ प्यार प्यार मेरी बेटी ने उससे कुछ ज़्यादा ही सामान दे दिया था, तो बेचारा अपने दोस्तों के लिए नहीं ला पाया पर हमारा सामान लाया था। तो अभी फिर सऊदी अरब गया हुआ है, अभी आएगा दुबई फिर। तो थैंक यू अनस, मुझे बचाने का बहुत 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 शुक्रिया। ये वीडियो बड़ी होती जा रही है। और उसने मुझे 2 दिन प्लाज्मा दिया और जाते ही मुझे नेक्स्ट डे प्लाज्मा चढ़ गया था। और मेरी बेटी के साथ पढ़ा हुआ लड़का वहाँ डॉक्टर था, कुछ ग्रुप बना हुआ था, तो उस ग्रुप में मेरा नाम ना जोड़ के पता नहीं बेटी ने अपना नाम जोड़ा। तो उन दोनों का जब इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि वो वहाँ डॉक्टर है। तो वो मेरे पास मिलने के लिए आया, बताया कि साक्षी और मैं साथ पढ़े हुए हैं। मैं नाम देखो उनका भी भूल गई, पर मुझे डॉक्टर प्रसाद और डॉक्टर संदीप मैं कभी नहीं भूल सकती। और है, ये वीडियो बड़ी होती जा रही है। देखिए कैसे वक्त के साथ साथ सब मिलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगी, यहीं से शुरुआत करूंगी कि नेक्स्ट फिर क्या हुआ था। वो जो उस समय कोरोना के हेड बनाए हुए थे वो डॉक्टर फिर मुझे कैसे मिले और उन्होंने मेरे लिए क्या किया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कोरोना की जर्नी, उसके बाद की जर्नी भी बहुत ख़राब थी, बट नाउ मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ। अपना दिमाग संभालती हूँ, खुद को संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नई ज़िंदगी जीनी है, किसी भी तरह से जीनी है, मेरे अपनों के लिए जीनी है, मुझे जीना है। सोचती जब पिछली बातें याद आती है ना तो अपने आप को संभालना भारी हो जाता है। ये हर किसी के साथ है, मेरे साथ नहीं, मगर संभालना ही ज़िंदगी है, संभल संभल के चलना ही ज़िंदगी है, खुश रहना ही ज़िंदगी है, पॉजिटिव सोचना ही ज़िंदगी है। तो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ये सबके लिए जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी, उतना ठाकुर जी यूनिवर्स आपका सहारा बनते रहते हैं। और इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा है, बट ये सच है कि जब आप अपने अंदर खुशियाँ समेटते हैं, आप छोटी छोटी खुशियों को अपने अंदर समाते हैं, अपनी ही नहीं औरों की खुशियों से भी खुश होते हैं, अपने सराउंडिंग्स की खुशियों से खुश होते हैं, उनके बच्चों की खुशियों से खुश होते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि वो ठाकुर जी ऊपर बैठे हुए हैं ना, पल पल आपका साथ देते हैं, मेरा देते हैं वो। जिसको कहते हैं ना अंग संग रहती है मेरी माँ कालका, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम बाबा। पल पल ये तो मैं कहती हूँ कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। पर और एक भजन की लाइनें बहुत अच्छी हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, शायद ये वीडियो यूट्यूब पे पूरी ना आए, पर नेक्स्ट इसकी आगे की जर्नी, इसके आगे की और कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। शुरुआत वहीं से करूँगी। अच्छा, तो लोग देखेंगे नहीं इतनी बड़ी तो
इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दुखों की अप्रियतम कहानी। एक बार और अनस का शुक्रिया जिसने मेरी जान बचाई और आज मेरी बेटी की भी एक तरह से दुबई में हेल्पिंग हैंड। मैं ज़रूर खाने पे बुलाऊंगी कभी उसको, कभी ज़रूर बुलाऊंगी अपने घर। देखना चाहती हूँ जिसकी सांसों पे मैं जिंदा हूँ। कोरोना के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर ऑर्गन्स नहीं है। सच बताऊँ तो खाली खाली है सब कुछ। इसमें सांसें जिसकी हैं बस उसके नाम पे मेरी सांसें चल रही हैं। बहुत जल्दी थक जाती हूँ, सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, बट क्या है कि फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। मैंने ये अपने आप से वादा कर रखा है कि मैं कभी नहीं हारूंगी। बेशक मैं घर का काम नहीं करती भी हूँ, ऐसा नहीं करती, पर ठीक है, मुझे सुविधा दी है, मुझे ठाकुर जी ने इतना सक्षम बनाया है कि चलो मैं काम वाली रख सकती हूँ। काम वाली नहीं कहती, मैं उसको बहुत मेरे घर की मेंबर ही है। आज तक जो भी काम पे लगा है वो मेरे घर का मेंबर ही हुआ है। तो अनीता इज़ माई हाउस मेंबर, और शायद जब तक ये ज़िंदगी है मैं यहाँ पर हूँ तो अनीता ज़रूर काम करेगी। और मैं दुबई जाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि उसको भी साथ लेकर के जाऊँ, क्योंकि वो दुबई रह चुकी है और बार बार मुझे कहती है कि मुझे भी दुबई भेज दो, मैं बच्चों की सेवा कर दूँगी। तो मैं उसको भी अपने साथ लेके जाऊँगी जब जाऊँगी। तो तो आज यही ख़त्म करती हूँ। मेरे आंसू पता क्या है, दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू है मेरे, कि मैं इस संसार को देख रही हूँ, अपने परिवार के बीच में हूँ। उस समय मेरा परिवार भी बहुत 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 सपोर्ट करता था। मतलब सबका फ़ोन आता था रात को, मेरे जेठ के बच्चे, जेठानी, उनके दामाद, सबकी छोटी 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 फ़ोटो आती रहती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबके बीच में पहुंच पाऊंगी या नहीं। बहुतों ने कोरोना का ये मंजर देखा होगा। मैंने भी देखा। बहुत सा 21 डेज में हॉस्पिटल में रही। मैं गई थी 16 अगस्त को, 14 अगस्त को, सॉरी, कैंप लगा था कॉलोनी में। उससे पहले मेरी बेटी ने घर पे बुला दिया था टेस्ट करवाने वाला, बट क्या था कि वो आई नहीं थी रिपोर्ट। उससे पहले ही 14 अगस्त को कैंप लगा था और मेरे को घर से बुलाया गया। ये और मेरा बेटा, मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की। और फिर मेरी बेटी नोएडा रहती थी तब, तो वो घर पे नहीं थी, पर उसने टेस्ट करवाने वाला भेज दिया था। फिर कॉलोनी में कैंप लगा तो सबने कहा, नेताजी कहते थे मुझे सब, प्रधान जी, नेताजी, नेताजी कहाँ है, उनको लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा उसकी तब, मेरा बेटा ना दूर से दवाई लाता था मेरी खांसी की, कि यहाँ से दवाई लूंगा तो सबको पता चल जाएगा, आपको उठा के ले जाएंगे। तो दिलशाद गार्डन से मेरी खांसी की दवाई लेकर के आता था कि यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले सब कह देंगे कि वो एकता जी बीमार है तो उनको घर से उठा लो। उस समय ऐसे ही उठा उठा के ले जाते थे। मगर जब 14 तारीख को कैंप लगा तो मुझे बुलाया गया घर से, और मैं गई, और बस तुरंत के तुरंत मुझे कोरोना बता दिया। और वो वाला रिपोर्ट तो आई भी नहीं थी जो लेने के लिए घर पे आया था। और ये रिपोर्ट आ गई, और मुझे एकदम से वहाँ कॉमनवेल्थ गेम जहाँ हुए थे ना, वहाँ भेज रहे थे। फिर एक नाम जो मैं लेना चाहूँगी, हारून मिर्ज़ा। उन्होंने बोला कि अरे नेताजी इतनी दूर क्यों जाएंगे, यहाँ राजीव गांधी में भेजो ना इनको। और मुझे राजीव गांधी में भेजा गया, थैंक्स टू हारून मिर्ज़ा जी। मैं भी कद्दावर नेता वो भी कद्दावर नेता थे।
और बोला सबने कि नेताजी को यहाँ भेजो, हम कम से कम नेताजी से मिल के तो आ जाएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सब शाम को फोन करते थे, पूरी कॉलोनी मुझसे बात करती थी, सब ऐसे हाथ बांधे पीछे खड़े रहते थे दूर दूर और मेरे से बात करते थे, नेताजी आप आ जाओगी ठीक हो करके, प्रधान जी आप आ जाओगी ठीक हो करके। और पता है आपको, मेरे लिए मेरी कॉलोनी में जैसे लोग मर जाते हैं ना, ऐसे प्रेयर करते हैं, एक श्रद्धांजलि सभा रखते हैं, तो मेरे लिए जिंदा रहने के लिए एक सभा की गई थी, मेरे लिए प्रेयर की गई थी कि एकता जी की जान बचा लीजिए भगवान। और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि मैं वापस आई घर। बाहर निकली कोरोना के बाद, जब कोरोना खत्म हुआ, थोड़ा सा पार्क में धूप में बैठने आते थे तो बहुत लोगों के बारे में सुना, वो चला गया, ये चली गई, घर आकर के आंसुओं से रोती थी बहुत, क्यों चली गई वो, क्यों चली गई वो, क्यों चले गए। मगर मैं बच के आई थी। एक दिन की बात बताऊं, ऐसे ही डॉक्टर प्रसाद मेरे पास आ गए, जब भी आते थे तो वो लगा के चेक करते थे, हाथों में जो लगाते हैं ऑक्सीजन नापने वाला, तो उन्होंने ऐसी रात को 10 बज रहे थे, सीधे मेरे बेड पे आते थे, सब कहते थे कि आप सारे 3 क्यूबिक छोड़ के, वो चौथे क्यूबिक में मैं थी, उसमें आते थे सबसे पहले और मेरे बेड पे आते थे, कोने में मेरा बेड था। तो सब कहते थे कि मेरा वीडियो बंद करने का आज मन नहीं हो रहा, सॉरी प्लीज देखियो, देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो डॉक्टर प्रसाद सबको छोड़ो, मुझे ना उनमें कान्हा जी की झलक आज भी दिखाई देती है। वो ये सब नहीं पहनते थे जो वो डॉक्टर ओढ़ के आते थे, जो भी पहनते थे कुछ भी नहीं पहनते थे, प्रोटेक्टर वोटेक्टर कुछ भी नहीं, ऐसे ही आते थे अपने डॉक्टर की ड्रेस में, छोटा सा शॉर्ट कुर्ता और पजामा और टोपी लगा के ऊपर, और सीधे मेरे बेड पे आते थे। उस दिन रात को पता नहीं कैसे आ गए, 10 बजे, आते नहीं थे रात को, 10 बजे आए और सीधे आकर के वो ऑक्सीजन मीटर से मेरा ऑक्सीजन नापा, कह रहे आपको सांस आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ रहा है। हर वक्त तकलीफ में तो रहती थी, कुछ अजीब सी बेचैनी, कुछ अजीब सा वो बेचैनी सहने की शायद आदत हो गई थी, 8 10 11 11वां दिन था आई थिंक। बोले आपको सांस नहीं आ रहा होगा, मैंने कहा नहीं आ रहा है, मतलब नहीं, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो ये बेचैनी हमेशा ही रहती है। उन्होंने नर्स को बोला कि इनको फटाफट ऑक्सीजन लगाओ, अगर मैं नहीं आता आज तो इनका क्या होता। पता नहीं वो भगवान का रूप लेकर के आए उस समय मेरे लिए। और मेरी जान बचाई दोबारा से 11वें दिन। मुझे 2 दिन ऑक्सीजन लगा रहा था, उतरा ही नहीं था। उन्होंने बोला था कि इस ऑक्सीजन के उसको जो मुंह पे लगाते हैं, इसको मुझसे बिना पूछे कोई नहीं उतारेगा इनका। अगले दिन सुबह भी देखने आए, बहुत किस्से हैं मेरे पास डॉक्टर संदीप, आई नेवर नेवर नेवर। सुबह जो नाइट क्या क्या बताऊँ। एक दिन जो शुगर पेशेंट थे ना, उनके लिए चाय भी ऐसी काढ़ा जैसी आती थी, फीकी बिल्कुल, औरों की चाय में थोड़ा बहुत कुछ डला होता होगा, पर करो जो शुगर पेशेंट थे उनको बिल्कुल काढ़ा फीका आता था। ठीक है साहब, सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे वो पी लिया। उसके बाद नाश्ते में रोज दलिया फीका सब कुछ, तो उस दिन दलिया आया, उससे पहले कोई बिस्कुट चाय के साथ पार्ले जी के छोटे से बिस्कुट मिलते थे, तो मैंने भी वो पार्ले जी का बिस्कुट उस दिन ले लिया था। वैसे देते नहीं थे शुगर वालों को, पर मैंने ले लिया था जिद करके। और वो मेरी विंडो पे रखा हुआ था, मेरा कोने का बेड था तो मेरी विंडो पे रखा हुआ था, तो रोज़ दलिया आता था। जैसे मैं उठ जाती थी कोरोना में, मेरी 4 बजे डॉक्टर साहब कहते थे उठो,
और जो मेरे सामने थे हस्बैंड वाइफ दोनों, उन लोगों का नियम था 4 बजे उठ के वो दोनों नहा लेते थे। तो मुझे भी कहते थे आप भी नहा लो। तो मैं, जब से वो लोग आए थे ना, मैं भी, जैसे वो लोग, कई सारे बाथरूम थे, तो जब वो लोग नहाने जाते थे मैं भी 4 बजे नहा लेती थी। और नहा करके मैं ध्यान में बैठ जाती थी, कुछ योगा करती थी, कपालभाति करती थी, कुछ अनुलोम विलोम करती थी, कुछ भगवान का सिमरन करती थी, तो कुछ भजन गाती थी बैठ के। ज़्यादातर क्यूबिक में सब लोग ही उठ जाते थे। मेरे पास बहुत किस्से हैं कोरोना के, बहुत 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 सारे किस्से हैं। मैं ये वीडियो बनाऊँ तो कम है मेरे लिए, 2 घंटे भी। तो मैं भी उनके साथ साथ नहा लेती थी सुबह, और मैं ध्यान में बैठ जाती थी। सुबह जब दिन उगता था 6, 6:30 बजे से, चाय तो पौने 8, 8 बजे आती थी। बट क्या होता था, चाय क्या काढ़ा था वो। चाय तो बहुत समय बाद भी, चाय का भी किस्सा सुनाऊंगी, कब चाय पी थी। पता नहीं मैं कहाँ थी, मैं खुद ही भूल गई। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे। एक सरदार जी थे, उनकी पूरी फैमिली थी, सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो डॉक्टर था। उनके घर से बड़ा अच्छा अच्छा खाना आता था। मेरे पास आते भी थी वो लेकर के, सरदारनी जी की आप आलू का पराठा खा लो, पर मेरा ना कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। कोरोना से लेकर के मैंने आज तक कभी स्वाद से खाना ही नहीं खाया। मुझे स्वाद नहीं आता खाने में। बीच में बाहर की बहुत तीखी तीखी सी स्मेल का खाना कुछ समझ में आता था, बट अब वो भी नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता। खाती हूँ, मुझे बाहर का थोड़ा बहुत खाती हूँ, अच्छा लगता है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कुछ। मुझे टेस्ट खत्म हो गया मेरा तन कोरोना के बाद में। तो बहुत बाजार की चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा मुंह में इतना सा टेस्ट आ जाता है, वो भी मुझे ज़्यादा, मैं वो भी नहीं खा सकती, बहुत थोड़ा सा। कोई कहता भी है ना, मेरे घर पे आते हैं, इतना सा खाओगी, तो मेरे बच्चे कह देते नहीं मम्मी इतना ही खाती है बस, मम्मी को फोर्स मत करो कुछ भी खाने के लिए। तो मेरे को कोई भी घर में ऐसे फोर्स नहीं करता। पर हाँ, जब मैं कुछ नहीं खाती तो मेरे हस्बैंड कह देते हैं कि तेरे लिए कुछ बाहर का मंगा दूँ। अगर, अब, पहले तो मैं मंगा लेती थी थोड़ा बहुत, चाउमीन मंगा दो, कुछ मंगा दो। चाइनीज़ चीज़ों में स्मेल और स्वाद तीखा तीखा होता है, थोड़ा सा मुझे आ जाता है उसमें, चाइनीज़ चीज़ों में स्वाद। मगर अब कुछ महीनों से मैं वो भी नहीं खाती। बाहर का भी नहीं पसंद आ रहा मुझे। तो हाँ, आजकल सरदार जी के ढाबे पे कभी कभी जाकर के 1, 2 रोटी खा आती हूँ, एक ही चीज़ के साथ। वो भी 2, 3 चीज़ें नहीं चाहिए, कोई भी एक चीज़ मंगा लो, दाल मंगा लो, सब्जी मंगा लो, कोई एक चीज़ बस, वो भी हाफ। उसमें मैं और मेरे पति दोनों छक जाते हैं। तो आजकल उनके यहाँ की रोटी मैं खा लेती हूँ, 2, 3 बार खा ली मैंने। तो बस ऐसी, आगे के किस्से नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। बहुत इमोशनल हो रही हूँ उन दिनों को याद करके। 14 अगस्त को गई थी और 5 सितंबर को वापस आई थी, मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन। और दिवाली से कुछ 1 हफ्ते पहले बाहर निकली थी कमरे में से। 3 महीना एक ही कमरे में रही थी। हाँ, मैं कह रही थी ना रोज दलिया देते थे, तो उस दिन किलस गई मैं दलिया देख के। मैंने, डॉक्टर संदीप सामने खड़े थे, मैंने कहा ये दलिया नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो उन्होंने बोला ये इतने सारे फ्रूट्स आपके घर से आए हुए हैं, ये खाइए, आपको बॉस भी फायदा करेगी, आपको ये फायदा करेगा। मैंने कहा नहीं खाऊंगी मैं, ये सब कुछ भी नहीं खाऊंगी। ऐसे बच्चों की तरह हट गई। क्या खाओगी आप? मैंने कहा वो जो, जिनको शुगर नहीं है ना, उनके लिए कटलेट आए हैं, मैं कटलेट खाऊंगी। तो कहने लगे कटलेट तो अब खत्म हो चुके होंगे। 9:30 करीब बज रहे थे, 9:30 बज रहे होंगे जब डॉक्टर संदीप मुझे देखने आए थे। तो तो मैं बच्चों की तरह अड़ गई। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी ये दलिया फीका। तो कहने लगे आप फ्रूट्स खाइए, इतने सारे देखिए आपके घर से कितना सामान आता है, आप ये खाइए फ्रूट्स। मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं खाऊंगी,
कहने लगे तो क्या खाओगी आप, बताओ मुझे। मैंने कहा वो जो कटलेट्स आए ना, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए, मुझे वो खाना है। दो दो कटलेट्स आए थे वो उन लोगों के लिए। कहने लग गए 9:30 बजे तो बहुत मिलना मुश्किल है वो कटलेट। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर होंगे तो मैं भिजवाऊंगा आपके लिए, मगर इतने आप कुछ तो खाइए, भूख लग रही है आपको। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये फीका बिल्कुल नहीं खा सकती। तो सामने बिस्कुट का पैकेट पड़ा था पार्ले जी का, उन्होंने वो पैकेट उठाया और बोले ये बिस्किट इसके अंदर डाल लीजिए, और खुद खड़े रहे वही सामने। और मैंने वो बिस्कुट तोड़ के तीन चार चार ही बिस्कुट जितने थे उसमें, वो मैंने उसके अंदर डाले। रियली उसका स्वाद 4 गुना बढ़ गया दलिए का, और मैंने वो दलिया खाया। कटलेट नहीं आए उस दिन, मगर हाँ उसके 1-2 दिन बाद जब आए तो जिनके पास आए थे ना, देते ही नहीं थे। उनको पता था ये शुगर पेशेंट है, किसी भी सूरत में नहीं देते थे, दलिया ही दे के जाते थे। तो जब आए तो जब आए तो जो फर्स्ट क्यूबिक थे उसमें एक भैया थे हर्ष विहार से, वो अपने कटलेट, वो और उसके पापा थे, तो वो मुझे अपने कटलेट दे करके गए। बहुत किस्से हैं, सुनाऊंगी धीरे धीरे, करोना सीरीज बना दूंगी पूरी। मुझे अपने कटलेट दिए और मैंने वो 2 कटलेट बड़े इत्मीनान से खाए और मुझे शांति मिली खा करके। तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, तुमको ना भूल पाएंगे कभी मेरी वीडियो। डॉक्टर प्रसाद और संदीप, डॉक्टर संदीप और वो जो मेरी बेटी के डॉक्टर अनिल, डॉक्टर जो नरेश नाम था, पता नहीं क्या था, जिन्होंने मेरे नरेंद्र, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की बाईपास ये स्टंट डाले थे, सुनाऊंगी सारे किस्से। तो उनका, जो मेरी बेटी का फ्रेंड, उसका बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत, वो डॉक्टर साहब जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला कि मैं आपसे एक दो बार मिलने भी आया था, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर प्रसाद के कहने के मुताबिक सिर्फ आप थी कोरोना की, बाकी सब किसी को कोरोना नहीं था, सिर्फ आपको था। आप जिंदगी की जंग जीती थी आपने। तो थैंकफुल टू माय फैमिली, सबके सपोर्ट से, सबके प्यार से मैं यहाँ से वहाँ तक, मेरी जिठानी के बच्चे, मेरी जिठानी, उनके दामाद, बेटी, सब सब सब, और मेरी सराउंडिंग्स जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जो लोग फ़ोन कर करके कहते थे स्पेशल थैंक्स टू हारून मिर्ज़ा एंड अनस। और मेरी फैमिली कोरोना में घंटों घंटों भाग भाग करके मेरे लिए प्लाज्मा लिया, पता नहीं कहाँ पे प्लाज्मा देते थे, बहुत दूर। तो और उससे भी बड़ा थैंक यू ठाकुर जी को, जिन्होंने इतना कुछ करने के बाद मेरे परिवार को कोरोना से बचाए रखा। थैंक यू, थैंक यू। फिर इस सीरीज में बहुत कुछ बताऊंगी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ठाकुर जी, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत 48 मिनट की वीडियो है, शायद आप लोग बढ़ा बढ़ा के देखें, पर अगर पूरी देखेंगे और सुनेंगे एक दर्द भरी कहानी तो अच्छा लगेगा शायद। आंसू तो है, बट अगेन मैं कह रही हूँ खुशी के, ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। शायद मेरे बच्चे देख के गुस्सा हो कि आप रो रो करके वीडियो डालती हो, पर क्या करूँ, बहुत इमोशनल लेडी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। दुख दिया, संसार से बड़ा दुख मिला, बहुत दुख। शुरू से कहूँ तो दुख ही दुख मिला, मगर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैंने सब कुछ सहा, सब कुछ सह करके आगे बढ़ी और पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने घर की रानी हूँ और हमेशा रहूंगी अपने घर में, अपने सबकी, अपने सबके दिलों की रानी हूँ और हमेशा रहूंगी। बहुत प्यार करते हैं मुझसे लोग, आई एम लकीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं सब लोग। और सोच रही हूँ उस यूट्यूब की दुनिया में भी मुझे बहुत प्यार मिले आप लोगों से, तो जिनको मैं नहीं भी जानती, जिनको जानती हूँ, सबसे मुझे बहुत प्यार मिले। और
इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। टाटा बाय बाय। वॉच मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी, शेयर मी। ना भी करे तो देख लीजिए, बस ये भी मेरे लिए बहुत होगा। थैंक यू।